हाँ? सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए कि आप इस क्लास में आप क्या समझना चाहती हैं, क्या चीज़ आपको एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, सो दैट आई कैन कवर दैट एरिया प्रॉपर्ली। आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो और सब अनम्यूट कर लीजिए, स्पीकर्स एंड वीडियोस, एंड यू कैन टॉक। सर मेरे को तो ये है कि जो हम लोग वीडियो ऑन करनी है हैं रेमेडीज, ask teachers about remedies are very different. So properly simple remedies which are effective, I would like to learn those. Yes, okay. मतलब effective remedies, basically not bookish but effective remedies, वो आपको आती हैं सर, हमें पता है। सर आई वांट कि जब दो और इतनी सारी लिखी होती हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वाली रेमेडी अप्लाई करें। यस सर, बिकॉज अगर मैं किसी से बात करती हूँ कहते हैं आप हलवा बना के दो, दूसरा कहता है बंदा हलवा नहीं बनाना, आपने ना इसके ऊपर से ये वारा फेरा करके डालना है, कोई कहता है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आपको कब क्या करना है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और फिर सर आप खुद कंफ्यूज लगने लगते हो अगर आपको किसी को बताना हो कि पता नहीं क्या करना है, कुछ इफेक्टिव हो जाए। और एक और बात भी है इसमें सर, बेसिकली जब दो प्लैनेट्स एक साथ होते हैं ना, जब दो प्लैनेट्स एक साथ होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि आपको किसकी रेमेडी देनी चाहिए। रेमेडी चूज किस प्लैनेट की करनी है ये भी है। समझ में आना चाहिए कि हमें रेमेडी किसकी, किस प्रकार की रेमेडी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली सही। नेगेटिव प्लैनेट, पॉजिटिव नाड़ी में जैसे कि जो पिटा हुआ प्लैनेट है उसको स्ट्रांग नहीं करना है, वो अगर स्ट्रांग होता है तो और पिटेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट फर्क है। और सर मेरे को हमेशा कंफ्यूजन ही होता है कि अगर किसी को स्टोन सजेस्ट करना हो तो हमें, मैं तो सर अवॉइड मार जाती हूँ, स्टोन की रहने ही देती हूँ, पता नहीं कुछ गलत ही ना बता दो। नहीं, आपको इस क्लास के बाद ये तो कम से कम कंफर्म हो जाएगा कि क्या करना है, ये तो नमस्ते आभा मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। और शोभा जी, आप क्या समझती हैं इस क्लास में क्या होना चाहिए? सर मेन तो यही है कि जैसे 6, 8, 12 का अगर दशा चल रही है, जो भी नेगेटिव हाउसेस की, तभी हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उस पे क्या रेमेडीज जरूरी, और खास करके आपसे सुनेंगे तो ये पता चलेगा कि भाई ये तो है ही, ये काम करेगी। जैसे बहुत जगह से पढ़ा है अलग अलग रेमेडीज काफी, लेकिन ये तो रेमेडीज यूज करनी ही है, इसीलिए ये क्लास ज्वाइन की है कि आपसे जो रेमेडीज मिलेगी फॉर श्योर वो हम हर जगह उस हिसाब से लगा सकते हैं। और नीलिमा जी आप भी बताएं, कुछ थोड़ा सा बोलें। सर मेरे को तो वही था कि जैसे दो प्लैनेट्स है तो चूज किसको करना है। तो थोड़ा ऑन कर लीजिए ना, तो पता तो चले हम किन से बात कर रहे हैं। हमें दिखाई तो देता है, क्योंकि क्लास फेस टू फेस अच्छी लगती है, क्योंकि ये बड़ी क्लास होना तो उसमें ठीक है, वी हैव टू कीप नॉर्म्स करके रखो, ये रखो वो रखो, आप खुला रखो इसमें। मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कह देंगे आपको कि नहीं आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ये कर लीजिए, अदरवाइज कीप इट ओपन, let it be a proper class type thing ना, कि दिखाई दे, शक्ल भी दिखाई दे, थोड़ा इंटरेक्टिव होता है तो इट इज ऑलवेज बेटर। तो आप बताइए नीलिमा जी, आप क्या चाहती हैं इस क्लास के थ्रू एग्जैक्टली? फिर आई कीप इन माइंड दैट यस आई हैव टू टीच यू दिस। लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना है या जिसकी दशा चल रही है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, या उसकी रेमेडीज देनी है जो प्लैनेट, जैसे आपने शनि की हमें ढैया नॉल सिखाई है उसकी देनी चाहिए, या लग्नेश की देनी चाहिए? मतलब वो कंफ्यूजन हो जाता है टाइम्स कि लग्नेश को कब स्ट्रॉन्ग करना है कब नहीं स्ट्रॉन्ग करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मतलब पहली बात तो यही है कि मेन पर्पस ये है कि वी शुड नो कि व्हाट प्लैनेट। सर राहु केतु की रेमेडीज बहुत जरूरी है कि राहु केतु कैसे हैंडल करना है। अच्छा ठीक ठीक। सेकेंडली एक चीज मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि कई ग्रहों का ये होता है ना कि ये रेमेडी बिल्कुल नहीं करनी, जैसे चंद्रमा के लिए कहा जाता है पानी दान कब नहीं करना, दूध कब नहीं दान करना। करने वाली रेमेडीज को तो ठीक है कर दिया, जो नहीं करनी उसके बारे में तो बहुत जरूरी बताना। बस जैसे नाड़ी में हमने सीखा था कि कई चीजों का अन्न नहीं,
मतलब कहीं उसमें अन्न नहीं देना होता, जैसे शनि के उसमें कुछ कुछ अन्न हाँ नहीं वही, वो जो नहीं देना ना, वो तो बहुत जरूरी वो भी पता सिखाना। होना चाहिए, सब गलत ही करा रहे हो हम शायद। करने वाला तो एक दो एक्स्ट्रा भी कर लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नहीं करनी वो तो बिल्कुल नहीं करनी ना। कुछ चीजें मैं खैर बताऊंगा जैसे। और प्रकाश जी आप भी कुछ सर बाबा बोले? आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनसे क्यों पूछा, मैं अपना ही पढ़ा देता। प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकल के आएगी। नहीं, हम पूरा एग्जांपल से ही करना है, तो पूरा फुल विद एग्जांपल्स ऑन कंप्यूटर डू, और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मतलब आई फील दैट यस यू विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर द क्लास कि क्या उपाय करना है। प्रकाश जी बताएं, कुछ आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? सर आप जो सिखाएंगे वो सबसे अच्छा है सर। ये तो वही हो जाओ। चलिए ठीक है, तभी तो हम क्लास में है सर, क्योंकि हाँ, पता है जो सीखेंगे सबसे अच्छा ही सीख के जाएंगे। अच्छा ठीक है। एक तो किताब जो है हमारी एनसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश हिंदी तो हम, इंग्लिश तो है नहीं खैर। तो मैं इसमें एक बात तो ये बताना चाहूँगा आपको, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, अभी क्या है कि नेगेटिव व्यूज बहुत सारे लोगों ने ऐड कर दिया है। आपने ये किताब तो बाय द वे देखी होगी शायद, हमारी बृहद उपाय संहिता। सर इंसाइक्लोपीडिया ये मेरे पास हाँ है, एनसाइक्लोपीडिया। हाँ जी लेकिन सर मुझे है। हिंदी की चाहिए थी और उस टाइम पे इंग्लिश है सर। अवेलेबल था, और मेरे पास इंग्लिश मैंने ले ली फिर। चेंज कर देना कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल एज इट और इज या, पढ़िए, चेंज या करवा दो एक तो और, बहुत अच्छी बात है। या एक और रख लो, दोनों काम आएंगी। वो तो पढ़ी नहीं आज तक। और मेरे दोनों पास काम। शंकर अडवाल की है सर, मैंने बहुत पहले ली थी, आपकी वाली बाद में आई थी, देन आई थॉट की सेम ही रेमेडीज होंगी, और मैंने आपने सारे कोर्सेज किए हुए हैं तो उसमें रेमेडीज तो हमें सिखाई थी उन्होंने, इफेक्टिव नहीं है वो ज्यादा, हैं कौन इफेक्टिव सी? नहीं। तो जो आपके कोर्स कंटेंट में है सर, तो यंत्र मंत्र वाली जो है ना, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं सर। नहीं बेसिकली तो उतना ही होता है थोड़ा सा। अब तो आप खैर कोर्स के बाद समझ में आ जाएगा, फिर वो समझ में आने लगेगी किताब। ठीक है सर। क्योंकि देखिए कोर्स में जब किताब में जब लिखते हैं ना, तो जब इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो ऐसा है ना कि जब आप सारे सभी के बारे में लिखेंगे, तो उसमें हर एक के बारे में कुछ अच्छा ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना। आप अगर सभी देवताओं को माने, तो आपको हर एक देवता के लिए कहना पड़ेगा कि ये सबसे बढ़िया, ये सारे कष्टों को दूर कर सर दे। आपकी ये अमेज़न पे मिल जाएगी बुक? अमेजोन पे क्या आप डायरेक्टली बुक करा दीजिए, हम भेज देंगे आपको। अच्छा ठीक है सर। हाँ, दैट मे बी बेटर। तो उसमें देखिए, इसमें आप हमेशा एक कंफ्यूजन को दूर रखिएगा, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे, किसी को भी बोलेंगे किसी भी चीज़ की, आप किसी भगवान के बारे में बोलेंगे, तो आप हमेशा यही बोलेंगे ना, जैसे आप देवी की पूजा करते हैं तो सारी देवी जो है सर्व कष्टों को दूर कर देती हैं। गणेश जी के बारे में बोलेंगे तो आप वो सब कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी के बारे में बोलेंगे तो भी यही बोलेंगे, कृष्ण जी के बारे में बोलेंगे तो भी यही बोलेंगे, शिव जी के बारे में बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे, हर जगह यही बोला जाएगा ना। अब ये तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर कि जब इतने देवी देवता हैं तो कौन से देवी देवता आपके कष्टों को दूर कर देंगे? कर तो सभी को सभी देंगे। या तो आप बिल्कुल एक के पीछे पड़ जाइए, बस आप फॉरगेट, एक सिंगल एक तरफ को देखिए और उसके अलावा कुछ नहीं देखना आपने। तो आपको बिल्कुल, जब आप दूसरी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो फिर आपके जो देवता हैं जो भी एक हैं वही काम करने लग जाएंगे। आपको उन्हीं का आस्था का फल मिलेगा। बेसिकली आपकी आस्था ही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना, पावर तो आस्था में है, तो आपको उसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन क्या होता है जब हम कई चीज़ों को हम नकारना शुरू कर देते हैं, ये अभी का फैशन शुरू हुआ है, पहले नहीं था ये फैशन। ये 10 साल से 15 साल से जब ये थोड़ा सा लाल किताब का ज़्यादा चर्चा चलने लग गई है, तब से ये फैशन हुआ है कि ये जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना है। पंजाब में खास तौर से तो बहुत ही ज़्यादा है कि अरे आपने अगर कोई ग्रह उच्च चुका है तो उसका दान नहीं देना है, ये नहीं करना, क्योंकि उससे वो वीक हो जाएगा। जबकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कलयुग में खास तौर से कि किसी भी प्रकार से दान दें, किसी भी प्रकार से, वो काम हमेशा काम करेगा, लाभ करेगा। क्यों? मतलब अगर आपको दान उसको भी बोला गया है जो कि आपका, मान लो चोर डाकू आ जाए और वो लूट के ले जाए, तो वो भी एक दान का एक पार्ट है, वो भी दान है, क्योंकि उससे भी जान बचती है।
क्योंकि वो जब चोर डाकू जब लूटने में आते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरे को मिल गया, अब क्या करें इस आदमी का, क्या करें इसे, छोड़ो यहाँ से चलो। और या फिर आप उसे उसने चाकू दिखाया और या गन दिखाई और आपसे वो लूट के ले गया, तो आपकी जान तो छोड़ गया ना, तो पैसा तो आपका फिर कौन सा आपने यहाँ पे लेके आए थे या लेके जाएंगे, वो तो तब भी ये छोड़ के जाना है, तब भी छोड़ के जाना है। या तो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसमें, आपको बस ये कि सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ जी हमने अपने बच्चों के लिए छोड़ा है, कुछ किया बच्चों के लिए। अदरवाइज तो क्या है, आप क्या ले गए और उसने बच्चों ने आपको क्या दे दिया। बच्चों की तो सेवा करते रहो शुरू से, आपको पहले दिन से, आप जब पैदा हुए जब से आप उनकी सेवा करो, उसके बाद भी उनको कुछ दे के जाओ, उनकी शादी करो, और जब वो आपको रिक्वायरमेंट है तो वो फिर अपने बच्चों को देख रहे हैं, आपकी तरफ उनका निगाह ही नहीं है। तो बेसिकली तो एक हमारा मन है ये सबसे बड़ा, कि क्या हम दे रहे हैं और क्या हम चाह रहे हैं। मन से मतलब क्योंकि वही चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, वही चीज़ हमें बुरी लगने लगती है। देना और लेना तो ये एक तरीका है। तो खैर लीव इट। अब हमें मेनली एक बात और मैं इसमें बाद में कहना चाहूँगा कि आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी उपाय जो करना है वो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंट। वैसे आप पहले पढ़िए, समझिए, उससे कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए माइंड में, बट आफ्टर दैट वंस यू आर कॉन्फिडेंट देन डोंट लुक बैक। फिर ये नहीं कि दूसरे ने कुछ बोल दिया तो फिर आपने चेंज कर लिया अपना माइंड, फिर तीसरे ने कुछ बोल दिया फिर आपने चेंज कर लिया, नहीं नहीं पहले वाला ही अच्छा था। तो आपको एक चीज तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप उसको कॉन्फिडेंस में क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद आप डोंट गेट स्वेड अवे बाय अदर्स। दूसरों के बोलने से आप बदल मत जाइए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और देखिए ये खाली आपके लिए बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जिसके लिए भी आप बोल रहे हैं उसके लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप जो उपाय बोलेंगे वो आप दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकते, वो ज़रूरी नहीं वो करे फिर उसको, क्योंकि आप ही नहीं वो उसने आपने अगर बोल दिया कि अच्छा ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, या ये कर लो चाहे वो कर लो, अगर आपने ऐसे बोला वो कुछ नहीं करेगा। अगर आपने बोला ये उपाय करो इससे ये होगा, तब ही वो उपाय करेगा वो उसको। आज सुबह सुबह अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरे पास एक फ़ोन आया कि अर्जेंटली फ़ोन आया कि कोई एक पेशेंट है, वो बहुत बीमार है, उसका 4 दिन से उसको दर्द दूर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने भी आई लुक्ड एट दी हॉरोस्कोप, फाउंड कि ठीक है इसमें जो है शनि के कारण कष्ट आ रहा है, शनि जा रहा है, जाते जाते कष्ट लेके जा रहा है, तो उसे वो दर्द जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने उनको एक टोटका बताया शनि का, लेकिन जो उन्होंने बताया तो वो कॉन्फिडेंटली बताया ना कि यू डू इट, अभी करो इसे और सी द रिजल्ट्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो हमारे कॉन्फिडेंस से उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो, खैर थोड़ा सा ये भी आपको जानने में, आपके कॉन्फिडेंस आने में तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसको समझ रहे होंगे ना कि इस वजह से हो रहा है ये। तो अब किस चीज़ के लिए कैसा उपाय देना है, ये एक तो इस परिस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई देखिए अगर कोई गरीब आदमी है तो वो रत्न पहन ही नहीं सकता, तो उसको रत्न बता दिए आपने तो वो यही सोचता रहेगा कि मैं तो उपाय नहीं कर पाया। तो और अगर कोई अमीर आदमी है और आपने उसका खर्चा नहीं करवाया तो ये सोचेगा तो कैसा एस्ट्रोलॉजर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो क्योंकि जब तक जेब ढीली नहीं होगी जब तक उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो दोनों बातें हैं, और उसको चाहिए फिर एक बढ़िया क्वालिटी की चीज़। आप उसे बोल रहे नहीं जी आप नीलम ले लो 5,000 रुपये कैरेट मिल जाएगा, तो भी वो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो मतलब कि यू हैव टू जज द सिचुएशन ऑल्सो। तो उपाय में और ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी बात जो है, मान लो वो आज एक आपसे, आप रोज मान लो 10 हॉरोस्कोप देखते हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल, है ना। तो
अब 10 हॉरोस्कोप देखते हैं और 10 दिन बाद या 3 महीने बाद वो आदमी दोबारा आ जाता है। आपको याद है कि आपने बोला था? नेवर, कैन नॉट रिमेम्बर है ना। ही आप कोई डायरी देखने वाले हैं, ना लिख के रखने वाले हैं। हाँ, अब वो आता है और अब आप पहले तो आपने बोल दिया अच्छा आप पुखराज पहनो, आज बोल देते नीलम पहनो, हो गया ना सत्यानाश। तो ना तो आपका पुराना मानेगा ना नया मानेगा, भाग जाएगा वहां से। हाँ, आपका अगर आपको साल भर बाद भी वो आता है तो आपके मन में वही स्टोन या वही उपाय आने चाहिए जो आपने पहले उसके लिए बताए। तो मतलब क्या, यूनिफॉर्मिटी इन रेमेडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाउ मेनी रेमेडीज टू टेल, लाइक मतलब उसमें तो इतनी लंबी लिस्ट होती है जैसे, हाँ, तो हाउ मेनी टू टेल, 2 बताएं, 4 बताएं, कैसे बताएं? बताऊंगा वो बताऊंगा। मतलब अभी पहले तो हम इन चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे। मेरा मतलब ये है कि रेमेडीज करते में ना हमें, चाहे हम कुछ भी बता रहे हैं, गलत सही तो आप बात की बात है, वो तो भगवान जाने। ज्योतिष में ये मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और दूसरी खास तौर से रेमेडीज में तो बहुत ही, प्रेडिक्शन में तो देखो ना, फिर भी ऐसा है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि उसकी प्रेडिक्शन पास्ट में क्या रही, फ्यूचर में क्या रही। हमने बताया कि आप विदेश चले जाएंगे, तो एक प्रेडिक्शन हो गई, और वो विदेश चला गया तो आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई, आपको पता चल गया कि प्रेडिक्शन सही हो गई। आपने बताया कि ये डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बन गया तो आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई। इंजीनियर बन गया तो गलत हो गई, ठीक है ना। लेकिन रेमेडीज में ये कैसे मालूम पड़े कि ये हमारी रेमेडी सही बैठी या नहीं बैठी, ये बताओ कैसे मालूम पड़े आपको? अगर वो रेमेडी आपने करवाई, हो सकता है वो वैसे ही ठीक हो जाने वाला था, आपने करवाया और वो ठीक हो गया। वो तो ये भी तो हो सकता है आपको यश मिलना था और वो तो रेमेडी क्या, वो तो वैसे ही ठीक हो जाना था, नहीं कराते तो भी ठीक हो जाता। या आपने वो करवाई, उसकी बजाय कोई और रेमेडी करा दी होती तो भी ठीक हो जाता। तो या तो यूं कह लीजिए उस रेमेडी को यश मिलना था या आपको यश मिलना था, तो दोनों में एक फर्क है ना। तो प्रेडिक्शन तो टेस्ट हो सकती है, लेकिन रेमेडी टेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसका तरीका है, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि अगर आपका कोई फार्मूला सेट हो जाता है कि मान लीजिए कि आप स्टैटिस्टिकली, ये जो इस तरह की चीजें होती है कैसे चेक होती हैं स्टैटिस्टिकल, जैसे दवाइयाँ कैसे टेस्ट होती हैं, स्टैटिस्टिकली टेस्ट होती है ना भाई, इतने लोगों को दी, इतने लोग ठीक हो गए। हाँ, इस दवाई को देने से, इस दवाई को नहीं दिया जिनको, या हमने गोली दे दी उनको लेकिन बिना दवाई के, दवाई खिलाई, उन्हें गोली खिलाई लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि हमने ये दवाई खाई है नहीं खाई है। इस तरह के टेस्ट होते हैं। डू यू नो दिस? इन मतलब मेडिकल साइंस इस तरह से टेस्ट होते हैं, किए जाते हैं, और उनको फिर वो देखते हैं कि इसमें कितने % लोग ठीक हुए। मान लो हम दवाई जिसको दे रहे हैं वो तो 50% ठीक या 80% ठीक हो गए, और जो जिनको दवाई नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ 50% ठीक हुए, तो हम कहेंगे कि ये दवाई काम कर रही है, ठीक है ना। और अगर अब वो मतलब हम अगर वो बराबर सी परसेंटेज आ जाती है तो देन ऑब्वियसली दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। तो इस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे ही अगर आपको ये टेस्ट करना हो कि ये रत्न काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या ये चीज काम कर रही है नहीं कर रही है, तो फिर उसमें क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों को वो उस तरह की रेमेडी देंगे। लेकिन अब यहाँ तो ये रेमेडी दिखाई नहीं दे रही है, ये भी नहीं है ना कि दिखाई नहीं दे रही, ये तो दिखाई भी दे रही है। लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ लोगों को रेमेडी कराई, कुछ ने नहीं करी, और आप उस तरह धीरे धीरे करके अपने आप वेरीफाई हो जाता है। लेकिन हर डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो दवाई को टेस्ट करे, हर डॉक्टर का काम नहीं है, ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम, दवाई को टेस्ट करना, या जो भी प्रोड्यूसर है उस दवाई का, उसका काम है ये। उसका डॉक्टर का काम क्या है? उसको प्रेस्क्राइब करना, उसको तो बताना। तो उसको अगर मालूम हो, सही से सही चीज मालूम हो और वो उसको बता दे और वो ठीक हो जाए तो ठीक है, बस दैट्स इट। तो उसे अपना दिमाग नहीं लगाना, उसको प्रेस्क्रिप्शन सीखना है, उसके लिए दिमाग लगाना है कि हमें ये प्रेस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है डॉक्टर समझिए अपने आप को, आपने सीखना है, प्रोसीजर सीखना है कि हमें कैसे दवाई ये रेमेडीज देनी है, किस ग्रह के लिए देनी है, कौन से ग्रह को हमने
एनहेंस करना है, किसको हमने डिप्रेस करना है। तो उस तरह से आपको ये समझ में आ जाए तो आप उसकी रेमेडी दे सकते हैं। फिर रेमेडीज इस प्लेनेट की ये है, इस प्लेनेट की है, उसमें से आपकी बहुत सारी चॉइस है कि एक है जो प्लेनेट को एनहेंस करने के लिए, एक है प्लेनेट को डिप्रेस करने के लिए। तो उसमें से आपने कौन सी वाली देनी है वो आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आपको 2 ही तरह की रेमेडीज है और तो कोई है नहीं, तीसरी तो कोई है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक तीसरा ये कह सकते हैं कि हम जी उन प्लैनेट्स को थोड़ा सा उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो हवा होती है, अगर आपने हवा से एनर्जी निकालते हैं ना, जब बाई एयर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बिजली में, तो उसको पंखे को जरा सा टर्न कर देते हैं हल्का सा, और उसी से फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जैसे बोट चलाते हैं, पहले वो बोट होती थी ना, बड़े पाल वाली बोट होती थी, तो हवा तो किसी भी डायरेक्शन में चले, लेकिन बोट चलती थी हमारे जो हमारी डायरेक्शन में, जिसमें हमें चाहिए उस डायरेक्शन में। वो क्या है, हम उसको डायरेक्शन चेंज करके उसका जो हैंगिंग वो होता था कपड़ा, उसको हम डायरेक्शन चेंज करके उसको सेट कर लेते थे कि उससे फोर्स जो है उस डायरेक्शन में लगती थी जिसमें हमें चाहिए। तो ऐसे ही ऐसा है प्लैनेट्स में भी, ऐसा है कि हम उसकी डायरेक्शन को सही कर सकते हैं कि प्लैनेट्स जो नेगेटिव हो रखे हैं बहुत हमारे लिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए हमारे लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम उनको एनहेंस कर दें पावर उनकी, एक है कि उनकी पावर को रिड्यूस कर दें। तो 3 तरह के उपाय है हमारे बेसिकली। इसके अलावा कोई चौथा उपाय समझ में आता है क्या? कोई और नहीं हो सकता भाई। या तो डायरेक्शन चेंज कर ली, डायरेक्शन तो हमेशा आप फेवरेबल ही करेंगे ना, कोई नॉन फेवरेबल डायरेक्शन तो करेंगे नहीं। फेवरेबल हो जाए हमारे लिए, कोई ये तो करेंगे नहीं कि जी हमारे लिए ये और नेगेटिव रिजल्ट देने लगे। और एक है कि वो जो वीक है प्लेनेट, वो हमारे लिए स्ट्रांग हो जाए, जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है लेकिन है नहीं उसमें शक्ति, तो वो अच्छा फल देने लग जाए। और तीसरा ये है कि जो हमारे जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जो हमारे लिए पृथ्वी में नेगेटिव कर रहे हैं, वो थोड़े वीक हो जाए, जिससे कि वो अपना उतना ना करें। जैसे हम जो कहते हैं ना कि नीच भंग राजयोग क्या होता है? नीच भंग राजयोग क्या होता है? बेसिकली फंडामेंटली क्या है कि जो प्लैनेट्स नेगेटिव हैं, छठे का मालिक 8वें में चला जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। वो क्या है कि नीच है प्लैनेट और वो अष्टम में चला गया छठे का मालिक होके, तो वो फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो वीक है, प्लैनेट वीक है और वो खराब स्थान का मालिक है। तो खराब स्थान का मालिक वीक है तो वो अच्छा हो गया ना हमारे लिए। यही तो हम चाहते हैं। जो नेगेटिव फल कर रहा था हमारे को, उसमें है क्या? वो नेगेटिव फल जो कर रहे हैं हमारे को, वो नेगेटिव फल ना दे पाए, उसी को हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हम मतलब जो प्लैनेट हमारे पृथ्वी में वीक है, वो जो प्लैनेट्स हैं वो अगर वीक हैं या उनको और वीक हो जाए किसी तरीके से, तो वो हमारे लिए एक तरह से नीच भंग राजयोग हो गया, या यूं कह लीजिए कि वो हमारे को नेगेटिव फल नहीं करेंगे। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द एंटायर मतलब रेमेडियल थिंग। इसके अंदर हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, वीक प्लैनेट को वीक करना है। जो नेगेटिव प्लैनेट है उसे वीक करना है, स्ट्रॉन्ग जो हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। और जो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, जिनकी डायरेक्शन जो नेगेटिव काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और नेगेटिव काम कर रहे हैं, उनको हम कोशिश करें कि वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। चाहे पॉजिटिव, चाहे स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, चाहे वीक भी है, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। जो नेगेटिव काम कर रहे हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। एक तरीका ये है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, हमें यूनिफॉर्मिटी जो है हमारे में बहुत रहनी चाहिए इसमें। अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा कि 6 महीने पहले आपने क्या उसको बोला था। आपके मुंह से वही शब्द निकलने चाहिए बार बार। आप एक कुछ जो भी फॉर्मूले हैं आप उनको बना के रट लीजिए या आपने लिख लीजिए। वही फॉर्मूले आपने बोलने, वही रेमेडीज बोलनी है आपने। सारी रेमेडीज का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप बाकी रेमेडीज आपकी मेन रेमेडीज आपकी सेम होनी चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए।
क्या ऐसा भी होता है कि ग्रह कौन से घर में बैठा है उसी के अकॉर्डिंग रेमेडी देनी चाहिए, या किसी ग्रह की पर्टिकुलर 5-6 रेमेडीज ही रट लो और वही देते रहो? नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, बताने वाला हूँ ना आगे। हाँ, ये कंफ्यूजन है। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ रेमेडीज जो है लिमिटेड ही रखेंगे हम, क्योंकि हाउस वाइज नहीं है क्या? हाउस वाइज नहीं, जैसे भी है भी आप देखिएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ अबाउट द रेमेडीज, है ना। हमें रेमेडीज में क्या ध्यान रखना है, हमें मतलब एक तो ये जो 3 फॉर्मूले ये बता दिए, फिर इसके बाद हमें सिमिट्री रहनी चाहिए, और हमारे को अपनी चीजों को किसी और के कहने से बदलना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और चौथा पॉइंट है कि दान जो है हमेशा हमेशा किसी भी रूप में आप दान दीजिए, आपको ये काम करेगा ही करेगा, कोई भी मतलब वो शुभ ही करेगा। किसी भी रूप में दीजिए, किसी का भी चीज का दान दीजिए। आप कोई कहना कि नहीं मैं आपका, चाहे नीच का ग्रह हो चाहे उच्च का ग्रह हो चाहे कुछ है, आपको वो फायदा ही करेगा। चाहे दान तो कितना भी कर लो उतना ही फायदा है, लाभ है। और जैसे पूजा है, पूजा भी जब भी किसी की भी कर लेंगे आप, वो उसका लाभ ही है। आप इसमें ये कि जी मंदिर नहीं रखो, यहाँ पे ये शिवलिंग मत रखो, या ये हनुमान जी मत का पूजा मत करो, आप लेडीज हैं, आप लेडीज हैं तो ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये सब फालतू बातें हैं, बिल्कुल 100% फालतू बातें हैं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि देव जैसे आदमी में और पशु में कोई सेक्स का संबंध नहीं होता, इसी प्रकार से आदमी और देवता में भी कोई सेक्स का संबंध नहीं होता है। जो चाहे आप वो वहां पर ये नहीं है कि वो पुरुष है वो स्त्री है। अब सारे आदमी लोग जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कौन सा नहीं करता बताओ? तो कह दो फिर तो पराई स्त्री की पूजा कर रहे हैं, हो गया काम है। वो लड़ने बैठ जाओ उनसे, क्यों कर रहे हो आप तो दूसरे की पूजा कर रहे हो, आप हमारे को तो पूज ही नहीं रहे, हो गया ना सत्यानाश। तो ऐसा नहीं है, आप मतलब आदमी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकता है, सरस्वती जी की कर सकता है, दुर्गा जी की कर सकता है, और जो स्त्री जो है वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई? हाँ, या शिव जी की पूजा नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनी बनाई एक कुछ जो है ना नेगेटिव तत्व भी तो आ जाते हैं ना। ये पहले नहीं था, हमने तो मैं 40 साल से कर रहा हूँ ज्योतिष, 20 साल पहले मैंने ये इस तरह की बातें सुनी भी नहीं थी, ये सब अभी आई है, सब अभी क्रिएट हुई है। और अभी पंजाब की साइड में ज्यादा है ये, यहाँ साउथ में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो इनको आप इग्नोर कीजिए इस बात को, क्योंकि आपको यू हैव टू सी कि नहीं लाल किताब में ये लिखा है, लिखा होता रहो, लिखा रहो, जहां मर्जी लिखा हुआ है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड यू हैव टू अबाइड बाय इट। मतलब आपको मन में बिल्कुल संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि आपने यही कहना है और यही सोचना है। अब ये कहें कि जी नहीं जी आपका, अरे अब वो कहते रहे कि जी आपका तो गुरु जो है मान लो उच्च का है या इधर धन स्थान में बैठा है, आपको अगर आपने मंदिर रखा तो आपको धन आएगा नहीं, है आपका चला जाएगा। तो ये तो उल्टी बात होगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये पूजा कराना बंद कर देंगे। अभी हमारे घर में ही हमारे ये जी अभी घंटी मत बजाओ, ये जो है ना आपका बुद्ध वीक हो जाएगा। अरे आप पूजा जैसे आप करते हैं, जिस भी रूप में करते हैं, आप उसे पूजा कीजिए, इसके लिए आप कभी नेगेटिविटी मत लाइए। और ऐसे ही कई बार जो होता है कि जी आप ये रुद्राक्ष पहन लिया या ये पूजा करी है तो आप इस तरह से रहिए, आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको इतनी कंडीशंस लगा देंगे कि आप उसको सक्सेसफुली कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो बात छोड़ो कि आपको, आप चाहते हैं करना, पूजा भी करना चाहते हैं, आप कुछ जितना कर सकते हैं उतना तो करो ना, एक स्टेप तो फॉरवर्ड बनो ना। तो यू शुड थिंक इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्यों सोचना है कि नहीं हमारे इस करने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये सोचना ही नहीं है। जो पॉजिटिव स्टेप है वो पॉजिटिव स्टेप चाहे कितना भी खराब है, कितना भी खराब है, वो भी अच्छा है। ये हमारे गीता में 6ठे अध्याय में यही लिखा हुआ है कि जो आदमी चाहे कितना भी गंदा आदमी है, अगर वो एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ता है अच्छे काम की तरफ, तो वो चाहे जन्मांतर में वो पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त होता है। यही लिखा हुआ है, ये कृष्ण जी खुद बोल के गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसको आप
ये सोचना ही नहीं कि आपने, अगर आपने मान लो मीट ले खाते हैं, अरे ये आपका भोजन है, उसमें क्या बात है, हर एक का भोजन है अपना। अब शेर का भोजन ही होता है, वो मीट ही खाता है, वो तो खाता है, तो खाता है, उसमें क्या हो गया। और आपका शरीर कौन सा मीट का नहीं बना हुआ, वो भी मीट का ही तो बना हुआ है सारा की सारा। तो इसलिए आप कि आप जितनी कंडीशन, जितना उपाय कर सकते हैं, जितना, ये भी जैसे कि कहते हैं जी आपका ये आपको संस्कृत में शुद्ध पढ़ना है, ये भी एक पॉइंट आता है कि संस्कृत में शुद्ध पढ़ना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे आपके ये जो भाव है ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अंग्रेज हैं वो तो कभी भगवान को ही नहीं मान सकते, ऐसा थोड़ी है। कभी जो दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं, जो संस्कृत नहीं जानते, ना समझते, ना पढ़ सकते, ना बोल सकते, तो वो तो कभी पूजा ही नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो सबके लिए है ना। तो इसीलिए आप जिस भाषा में कर सकें पूजा, आप संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप अगर पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ना नहीं जानते, मान लीजिए, आप सुन के करिए ना। सर हम रिलीजन, जैसे कोई मुस्लिम है सपोज, या कोई और किसी रिलीजन का है, वो लोग जाप पाप नहीं करते, तो आप जो रेमेडीज देंगे वो उनके फ्रेंडली भी होंगी ना? देखिए ऐसा होता है, नहीं ऐसा है, हम क्योंकि ये जो रेमेडीज है ना, ये डेफिनेटली थोड़े तो पूजा पाठ की ओरिएंटेड है ना, तो वो तो हमारे धर्म से ही रिलेटेड होती हैं। अब उसमें अब हमें उतनी तो जानकारी है नहीं उनके धर्म की, अब हम उनको बता पाए कि भाई आप अपने धर्म के अनुसार ये पूजा करो, ये करो, वो करो, वो हमें मालूम नहीं है। तो मैं तो जो करता हूँ, मैं तो बता देता हूँ जी, देखिए हमारे धर्म में हम तो इस तरह की पूजा पाठ करते हैं। हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर शनि जी को शनि जी की आराधना करनी हो, उनको शांत करना हो, तो हनुमान जी ही कर सकते हैं वो। तो आप हनुमान जी का, हम तो हनुमान चालीसा पाठ कराते हैं, या ये मंत्र जाप करते हैं। आप कर सकते तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो आपके धर्म में जो है वो आप कर लो। तो अगर हमें नहीं मालूम है तो हम तो अपना उतना बता दिया ना। और ऐसा है, जब कष्ट होता है ना, तो फिर आदमी ये तो नहीं देखता ये एलोपैथी दवाई है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, या होम्योपैथी है, वो सब खा लेता है। फिर तो उसे दवाई चाहिए, अपनी जान बचानी है। तो मैं तो पाकिस्तान से भी फोन आते हैं, तो वहाँ पे भी मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, और वो तो ये वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, जाप करते हैं, वो सीखते हैं। मैं कह देता हूँ इंटरनेट से कॉपी कर लो और वो ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मुसलमान हो चाहे कोई ईसाई हो। तो इसमें मतलब यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट, एंड यू शुड नो कि नहीं, मेरे को ये इससे ये लाभ होता है। और जब होता है तो मैं तो अभी एक थे जो कि जिनकी 7.5 आई, पिछली 7.5 आई, उसके अंदर वो उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग था। फिर दूसरी 7.5 आने वाली थी, तो मैंने कहा भाई आप ये उपाय शुरू कर लो ना पहले से। तो आधी 7.5 तो बीत गई है, भगवान करेगा बाकी भी निकाल देगा। तो आधी तो निकल गई सुख शांति से, बल्कि उनकी इनकम भी बढ़ गई है। तो मैंने कहा कि देखो ना, अभी इसका 7.5 का इतना लाभ है। शनि महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शनि महाराज का यही एक खास बात है, क्योंकि सब डरते हैं ना उनसे, तो अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर फल भी अच्छा देते हैं। सर जैसे कोई ऐसे योग होते हैं कुंडली में, जैसे सकट योग है, ऐसे कोई योग होते हैं, उनके लिए भी सर, जैसे कहीं मिला नहीं मुझे कोई भी रेमेडी, तो ऐसे हो उनके लिए भी कुछ रेमेडियल होता है सर? ऐसे 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 डायरेक्टली तो नहीं है, ऐसे वो है तो प्लेनेट से रिलेटेड ही ना। जो हाँ योग जी। बनता है वो होता तो किसी ना किसी ग्रह के द्वारा ही है ना, बनता है। तो उस हाँ ग्रह जी। के लिए ग्रह के योग हो जाते हैं उपाय, ठीक है। तो फंडामेंटली आप जो उपाय कर रहे हो, आप बस वो याद रखो, और आपको फॉरगेट अबाउट एनीबडी सेइंग कि ये पाठ नहीं करना, ये आपने ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना। आप उसे अच्छी चीज़ों की आदत डालने की तरफ ले जाएं, वो सही है। आप कहिए कि ये इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपने अपना मीट मांस नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा, इन दिनों में मत खाइए तो अच्छा है। लेकिन अब कि नहीं, ये कर लिया तो आपका तो सारा कराया बराबर हो गया, तो उस डर से वो करेगा ही नहीं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं करेगा ही नहीं। वो एक स्टेप भी नहीं चलेगा, जो एक स्टेप तो चल सकता था ना, वो भी रह जाता है। तो आपको यू हैव टू
मेक द पर्सन पॉजिटिव। ये भी तो एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि उपाय करने के बाद वो पॉजिटिविटी तो महसूस करे। और इतना ना बता दो कि उसे 15 तो आपने मान लो टोटके बता दिए, 15 पाठ बता दिए और 10 मंत्र बता दिए, तो वो तो हो गया काम, सारे सुबह से शाम तक लगा रहेगा, तो इतना थक जाएगा कि वो तो बाद में क्या है, थोड़े दिन बाद करेगा कि जी मेरे से तो नहीं होता ये, हमें नहीं करना। तो उतना ही बताओ जितना, मैं तो उसे मैक्सिमम देख लेता हूँ कि इट शुड नॉट बी मोर देन 15 मिनट्स एक्सरसाइज। आदमी जो है ना मन से जो कर सकता है ना वो इतना ही कर सकता है। आधा घंटा वो कर सकता है जो कि बहुत रेगुलरली बहुत अच्छा करने वाला होगा, तो वो अपने भी तो कुछ मन से करेगा कि मेरे को ये पाठ भी करना है वो भी करना है। तो आपने कुछ बताया वो आप अपने लिए तो 15 मिनट से ज़्यादा मत रखो ना, कि डेली इससे ज़्यादा का पाठ बताना ही नहीं है। 15 मिनट भी ज़्यादा ही है, 10 ही मिनट बताओ तो 15 मिनट हो जाते हैं। तो इतना पाठ बताना है और जो भी उपाय बताने हैं इस कॉन्फिडेंटली बताने हैं। और आपको ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं, क्योंकि अगर कोई उपाय, मान लीजिए कोई उपाय अगर अपने वो प्योरीफाई नहीं कर सकता अपने को, तो वो तो हमारे को कैसे प्योरीफाई करेगा। कोई अगर आपके रेमेडीज जो है, मान लो आपने रत्न पहना और आपने मीट खा लिया और वो काम नहीं करेगा, मान लो यूं कहते हैं, या रुद्राक्ष पहना और वो आपने मीट खा लिया और आपको काम नहीं करेगा, फिर तो हमारे को कैसे इस मीट को कैसे प्योरीफाई करेगा। या आपने शराब पी ली तो उसको वो आपकी बॉडी को प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, या वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे फिर तो कभी आपकी बॉडी प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, वो वही उसी में ताकत ही नहीं है इसका मतलब। तो इसीलिए इस तरह के उपाय बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो विद दिस इंट्रोडक्शन नाउ आई वुड लाइक टू गो अहेड विद द पर्टिकुलर वन। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है, जो कि आपको हर जगह दिखाई देगी, वो क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी टेकन केयर ऑफ, यूज्ड बाय एवरीबडी, हर एक आदमी जिसको उपयोग करता है, दैट इज जेम। यस, कोई स्टोन्स जो हैं सबसे ज़्यादा पहने जाते हैं। तो कैन यू से कि क्यों ऐसा होता है, क्यों पहनते हैं सबसे ज़्यादा, क्यों इस रेमेडी को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं? कोई बता सकते हैं? इजी है, आपने पहन लिया, आपने कुछ पार्ट नहीं करना है नॉल। क्योंकि पहन के पास जिसने पहना उसका काम करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ही आसान उपाय है ये, क्योंकि थोड़े से पैसे तो लगाए, पैसे लगाने से तो हमारी शोभा ही बढ़ रही है ना। वो क्या है कि उससे भी तो एक, जैसे आप गहने पहनते हैं, गहने पहनने में क्या सुंदरता के लिए पहन रहे हैं ना, तो ऐसे ये भी आपने पहना तो इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। आप दिखा भी सकते, देखो जी हमने 5 लाख का हीरा पहना हुआ है, तो दैट ऑल्सो गिव्स वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी। और फिर मतलब सबसे आसान है, पहन लिया, खत्म बात, भूल जाओ। आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई कर्म नहीं करना, कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं करना। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रेमेडी यूज़ होती है। और नंबर 2 पे फिर जो और यूज़ होता है वो है फिर नंबर 2 पे रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि वो भी एक बार पहन लिया तो काफ़ी हद तक यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग। और नंबर 3 पे फिर है पाठ पूजा। और पाठ पूजा और दान, ये दोनों नंबर 3 पे ही मान लीजिए। दोनों दान भी देने में लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड दान, क्योंकि लिमिट दान इतना ही है ना वो, क्योंकि दैट इज नॉट द परसेंटेज ऑफ योर इनकम। ऐसा तो है नहीं कि आपने जी 10% दान देना है या 5% दान देना है। आपने जो दान देना है वो इतना मीगर होता है, इतना कम अमाउंट का होता है कि यू डोंट फील लाइक, यू फील गुड कि हमने कुछ दिया, कुछ किया। तो इसीलिए तीसरे नंबर पर दान और पूजा ये रहते हैं। तो मेन तो यही 3 उपाय हैं, 4 उपाय हो गए एक तरह से, एक दान, एक पूजा, एक रुद्राक्ष और एक रत्न। 4 ही चीज़ों पर केंद्रित है सारी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज। बाकी अगर कुछ और है भी मान लो, तो वो है तो सब इसी से ही रिलेटेड। कि मान लो एक आध और है कि हम कोई बता दें, जड़ी बूटी बता दें कि ये जड़ी बूटी या ये अपने जेब में रख लो,
या ये वो भी एक धारण करने की विधि हो गई, धारण करना हो गया। एक और जो कह सकते हैं जो पूजा है कि ये let me open my PPT, तो उसमें आपको दिखाई देगा। अब इसमें सबसे पहला जो है ना, द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी बिहाइंड दिस कि औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेद सिद्धि अभाग्यम निष्फलम भवेद। मेडिसिन्स, जैम, मंत्रास, दे कैन रिमूव द इल इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। मतलब कि हमारे जब खराब समय है उसको ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन इट इज if time is good they give good results, if time is bad they are all become useless। मतलब औषधि मणि मंत्र, ये सब मणि भी मंत्र भी सारे निष्फल हो जाते हैं। यदि हमारे मृत्यु ही लिखी है तो फिर ये सब बेकार हो जाते हैं, फिर कुछ काम नहीं करता। तो इसीलिए ये कहना कि जी ये हमेशा काम करेंगे, ये बेकार है। ये जब तक आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आपको ये काम करेंगे। और हमारी क्या क्या इस तरह की हमारी जेम्स हमने देख लिया, जेम्स, मंत्र, जेम्स और जो रुद्राक्ष हैं वो इसी कैटेगरी में हम मान लेते हैं, जेम्स एंड रुद्राक्ष कंबाइन मान लेते हैं। मंत्र हो गए। यंत्र, यंत्र का मतलब क्या है कि हम मंत्र जो है यंत्र के सम्मुख बोलते हैं तो यंत्र एनर्जाइज हो जाता है और वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहता है। वो एनवायरनमेंट में एनर्जी बनी रहती है। मंदिर में हमने जैसे हम कहीं मंदिर में बैठ के हमने मंत्र किए तो वहाँ पर यंत्र सामने रखेंगे तो वो एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं उस एनर्जी लेवल को। तो इसीलिए यंत्र की ये का बेनिफिट है और इसीलिए हम यंत्र को यूज करते हैं। यज्ञ से यज्ञ भी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिंदू धर्म में कि यज्ञ करने से हमेशा जो है लाभ ही मिलेगा। ये कहें कि ये यज्ञ किया और इससे ये नुकसान हो गया, ये बेकार की बात है। जितना भी जो भी है, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि देवता में और भगवान में इस अंतर को भी समझना चाहिए कि देवता उस तरह के एक आप मान लीजिए जैसे आप मिनिस्टर को किसी को या प्राइम मिनिस्टर को आप अपने घर बुलाएं, तो उसकी आप आवभगत तो करेंगे ना और उसको आप छोड़ने भी जाएंगे। अगर वो जा रहा होगा तो उसे आप छोड़ने भी जाएंगे, सी ऑफ करने जाएंगे, तो उसे विदा भी उसी अच्छे से करेंगे। तो एक अगर जब कोई अगर देवता को बुलाएंगे तो देवता तो उस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से भी कहीं ऊंचे ओहदे का आदमी है ना, ऊंचा ओहदा है ना उसका। तो उसको जब बुलाएंगे तो उसको उसके लिए भी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए ना, और उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट होनी चाहिए और उसी तरह से उसको विदा भी करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम जब अगर मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, मिनिस्टर को बुलाएं और आप उसको ध्यान बुला तो लिया आपने और फिर वो जब जाने का समय आया या आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, और वो जब अगर जा रहा है या उसका जब भोजन का समय आया आपने उसको ध्यान पूछा ही नहीं है, आप या आ गया घर में, अच्छा जी बैठिए बैठिए बैठिए, उसके बाद आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, तो वो तो फिर क्या होगा, नाराज हो जाएगा ना। तो वो जो फिर क्या करेगा, वो तो अच्छा मैं देखता हूँ इसको, ये कि इसके पास फुर्सत ही नहीं हमारे से बात करने के लिए। तब जो वो है वो और उल्टे फल देगा, जो हमने बुलाया था वो और उल्टे फल देने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल मान लीजिए किसी भी देवता को, अगर जब आप देवता को बुला रहे हैं तो यू हैव टू केयर फॉर हिम।
यू हैव टू सी कि वो आप जो काम कर रहे हैं उसे बुलाया है तो उससे पूरा सम्मान दीजिए और सम्मान पूर्वक उनका विदा कीजिए, और उनका जो भोज होता है, भोजन होता है, या वो उन्हें प्राप्त हो, मिले। और इस प्रकार से तो यज्ञ जो है करें तो यज्ञ जो है ठीक तरीके से ही करें, और नहीं तो बड़ा यज्ञ ना करें। बड़ा यज्ञ जब भी करें जब आप सक्षम हो करने में, उसको अच्छे से सभी लोगों को, सभी को, देवताओं को बुलाने में, और सभी देवताओं को फिर उनका विसर्जन करने में, उनका जो भी पूजा पाठ होती है उसको करने में, वो आप पूरा ध्यान रखें। तो फिर फास्ट क्या है, ये भी एक तरह से यज्ञ ही है। ये एक तरह से कहिए जो हमारी जो अग्नि है, जो भूख अग्नि है, वो भी एक अग्नि का ही रूप है, और वो भी एक यज्ञ है। तो इसीलिए हम भोजन कराते हैं लोगों को, क्योंकि वो हम जो वैसे यज्ञ में तो हमें बड़े देवताओं का ध्यान रखना है, लेकिन फास्ट में चाहे हम खुद स्वयं कर रहे हैं या हम दूसरों को भोजन करा रहे हैं, या तो स्वयं हम फास्ट कर रहे हैं या दूसरों को भोजन करा रहे हैं, वो दोनों एक ही बात है। दोनों जगह हम अग्निदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। डोनेशंस ऑलवेज, दे आर ऑलवेज गुड। इमर्शन में हम ये जरूर कहते हैं कि जो हमने जिस वस्तु का इमर्शन किया, जिस वस्तु का विसर्जन किया, विसर्जन जो है वो हमें उस ग्रह को थोड़ा सा कम प्रभावशाली कर देता है। तो इसलिए हम अच्छे ग्रहों का विसर्जन ना करके केवल और केवल जो अशुभ ग्रह हैं उनका विसर्जन हम करवाते हैं। और देव दर्शन, टेम्पल में देव दर्शन का है, ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है। देव दर्शन हमेशा लाभ ही देता है। जैसे आप भी किसी अगर हम जैसे कोई एक मन्नत मांगते हैं कि हम हर महीने ये करेंगे, या हर साल एक चीज जैसे मंदिर जाएंगे या कुछ करेंगे, और फॉर सम रीजन नहीं हो सकता, जैसे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन हो गई, आप बीमार हो गए, तो सर फिर उसका जो फल है वो नेगेटिव हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको प्रभु से क्षमा याचना मांग लें, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि कि मैं अभी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और इसको जैसे ही मैं पुनः सक्षम होऊंगा तो करूंगा। ओके। तो उसमें क्षमा याचना मांगी जा सकती है, उसमें कोई बात नहीं। और मेटल धारण करना, जैसे जेम्स धारण करना, ऐसे मेटल्स का भी अपना प्रभाव है, और उनको भी हम धारण करते हैं। और हर्ब्स जो हैं वो भी हर ग्रह की, हर नक्षत्र की अलग अलग हर्ब्स हैं, तो वो उनको भी धारण करना एक तरह से जेम का ही एक स्वरूप है, वो जो कि एक सस्ता स्वरूप है, यूँ मान लीजिए। जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते जेम्स को, वो मेटल्स धारण कर सकते हैं या फिर हर्ब्स धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 रूप बताए हैं जो ये उपाय के हैं। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। दान तो है ही, हो गया। फास्ट फूड, खाना खिलाना, भोजन कराना, और यहाँ पे रुद्राक्ष ऐड कर लीजिए चाहे तो। दिस इज ऑल व्हाट इट इज। ठीक है, इसमें डोनेशन कभी नेगेटिव नहीं है, देव दर्शन कभी नेगेटिव नहीं है, और मतलब मंत्र जाप जो है वो कभी नेगेटिव नहीं है। अगर जब तक आप खुद कर रहे हैं मंत्र जाप तो कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन यज्ञ में हमें ध्यान रखना है, देवताओं को जब आप आह्वान करते हैं देवताओं का, तो उनका अच्छे से मतलब मन से वो उनका पाठ होना चाहिए। और नहीं अगर आप कर सकते हैं तो मत करिए ना। आप उस यज्ञ की बजाय, इस यज्ञ की बजाय आप नॉर्मल भोजन खिलाने का जो यज्ञ है वो कर लीजिए। वो भी उतना ही लाभकारी है जितना कि वैसे यज्ञ होता है। जैसे हम अपना आहुति अग्नि में देते हैं, ऐसे ही आप भोजन करा के भी उस यज्ञ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, दिस इज a very general introduction about the remedies. अब हम जो है, अब उसमें हम रेमेडीज किस ग्रह की करते हैं, कौन से ग्रह का कैसा करना चाहिए, वो आप थोड़े से ही रूल हैं, ज़्यादा रूल नहीं है इसमें, बहुत लंबे चौड़े रूल नहीं है।
2 पेज के रूल हैं सिर्फ, उनको आप समझ लीजिए और उसको फिर हम एक्सटेंड करेंगे टू अप्लाई इट टू आवर लाइफ। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमने एक तो है साइन के हिसाब से, जिस ग्रह का भी, ग्रहों का ही उपाय होता है ना, ये तो ठीक ही बात है, आप जान समझ ही रहे हैं, उपाय जितने भी हैं वो ग्रहों के हैं, ना किसी भाव के हैं ना किसी राशि के हैं, सारे के सारे उपाय जो हैं वो हैं ग्रहों के। ग्रहों को अब अगर कोई प्लैनेट फायरी साइन में है तो हमें यज्ञ परफॉर्म कर, यज्ञ या फास्ट करना चाहिए या भोजन कराना चाहिए, यूँ कह लीजिए। और अगर अर्थी साइन में, अर्थ पृथ्वी तत्व में है, तो हमें जैम पहनना चाहिए, क्योंकि जैम जो है पृथ्वी तत्व का कारक है। और यंत्र जो है वो सामने रख के हमें पाठ करने चाहिए, मेटल पहनना चाहिए, मेटल भी तो पृथ्वी में से ही आता है। और विजिटिंग टेम्पल जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी मूर्ति भी किसी पृथ्वी तत्व की बनी होती है, तो इसीलिए ये सब जो काम है ये सब पृथ्वी तत्व के काम है, तो ये हमें करने चाहिए। अगर एयरी साइन में है, वायु तत्व में है अगर कोई ग्रह, तो हमें मंत्र पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, और अगर जल तत्व में है अगर ग्रह, तो हमें इमर्शन मतलब कि विसर्जन करना चाहिए या डोनेशन देनी चाहिए या हर्बल बात करना चाहिए, ये हमारे उपाय होते हैं। तो एक तो है तत्व के अनुसार कि ग्रह कौन से तत्व में बैठा हुआ है। ठीक, फिर है वो प्लैनेट हमारी पत्री में योग कारक है या मारक है, हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर रेमेडियल थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द क्रक्स। इसी को आपने हमेशा अप्लाई करना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या है कि योग कारक प्लैनेट, जो योग कारक का मतलब क्या है, जो हमारे लिए शुभ है। सुनाई दे रहा है ना ठीक से? हाँ, यस सर। जी सर। हाँ जी सर। योग कारक ग्रह जो हमारे लिए शुभ है, योग कारक मतलब शुभ है जो हमारे लिए, क्योंकि कुछ ग्रह शुभ हैं, कुछ ग्रह अशुभ हैं हमारे लिए, कुछ ग्रह हमारे लिए अनिष्ट फल कर रहे हैं, कुछ ग्रह हमारे लिए शुभ कार्य कर रहे हैं। तो जो ग्रह शुभ हैं और वो वीक हैं, उनके लिए हमें जैम पहनना है, यंत्र स्थापित करना है, मंत्र करना है, तो ये हमारे लिए उपाय सबसे अच्छे होंगे। तो योग कारक के लिए जैम वेयरिंग जो है ना, दैट इज फॉर योग कारक प्लैनेट। मारक प्लैनेट के लिए क्या है कि मारक इज स्ट्रॉन्ग, देन अगर मारक ग्रह मतलब जो अशुभ ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तब हमें क्या करना है, देन इमर्शन और डोनेशन मेक्स द प्लैनेट बी। इमर्शन करें या डोनेशन करें, लेकिन ये जो है यूं मान लीजिए कि डोनेशन से हम वीक नहीं कर रहे हैं उसको, उसका मारकत्व तो खत्म कर रहे हैं, यूं समझ लीजिए इसको। इमर्शन से आप कह लीजिए कि इमर्शन का वो चाहे आप एक बार को मत कीजिए, लेकिन सिर्फ एक इमर्शन एक ऐसी चीज है। विसर्जन जो है ना, विसर्जन उस तत्व का विसर्जन जो उस ग्रह की का पदार्थ था, उसका विसर्जन जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये हमें लिमिटेड करनी चाहिए। लेकिन डोनेशन जो है, डोनेशन हम किसी को दे रहे हैं, ये जो है ये उसके मारकत्व को समाप्त करता है, उसको ठीक कर देता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और इससे हमारे ग्रह काफी अच्छे फल देने लगते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, डोनेशन करने, आप कह रहे हैं डोनेशन करनी चाहिए, डोनेशन मतलब किसी नीडी पर्सन को दें या मंदिर में भी दें, उस चीज का दान तो चलेगा? वो ग्रह किस, उसकी नेचर क्या है? हाँ, अगर मारक ग्रह ही स्ट्रॉन्ग है। नहीं देखिए, अगर जुपिटर मारक ग्रह है, ठीक है, तब तो आप मंदिर में दीजिए। और अगर राहु है तो जो सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा जो अगर गुरु है वो अगर मारक है तो आप मंदिर में दान दीजिए। अगर कोई शुक्र है मान लीजिए तो कन्याओं को भोजन, कन्याओं को दीजिए।
और अगर राहु है तो भिखारियों को दीजिए, या जो कोड़ वाले होते हैं लोग उनको दीजिए। और अगर जो शनि है तो उसके लिए आप काम करने वाले लोगों को दीजिए, जो लोअर काम करने वाले लोग हैं। तो हर एक का ग्रह अनुसार उनको दीजिए। और अगर मान लो सूर्य है तो आप किसी ऑफिसर को रिश्वत दीजिए, वो भी डोनेशन है। तो आप सर राहु का क्या बताया आपने? आगे बताएंगे, वैसे लिख लो, चाहे हर एक के लिए लिखते जाओ। सूर्य के लिए आप ऑफिसर को दीजिए, किसी ऑफिसर को, या किसी ऑफिस में, नहीं तो अपने पिताजी को दीजिए ना, सबसे अच्छा है। हाँ, यस। और मून के लिए मदर को दीजिए, और बुध के लिए छोटे लड़कों को दीजिए, या फिर अपने उनको दीजिए, कन्याओं को दीजिए, या फिर बुआ को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं बुध के लिए। गुरु के लिए मंगल रहेगा बीच में। मंगल के लिए कोई जैसे किसी हॉस्पिटल में कुछ करा दीजिए, नर्स, किसी डिस्पेंसरी में दवाइयों का दान कर दीजिए, और कुछ नहीं तो या फिर आप किसी पुलिस के लिए या फोर्स के लिए किसी के लिए कर दीजिए, है। और राहु एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, और फिर बुध के लिए हो गया आपका। फिर गुरु के लिए आप मंदिर में दे सकते हैं, या किसी पंडित को दे सकते हैं, या किसी अपने गुरु को दे सकते हैं। शुक्र के लिए कन्याओं को दे सकते हैं, जो 10 साल की कन्याएं हों उनको दान दीजिए। और शनि के लिए आप काम करने वाले लोगों को दान दीजिए। राहु के लिए आप जो सड़क पे जो कोड़ी रहते हैं ना, कोड़ी, उनको दान दीजिए। केतु के लिए कुत्तों को दान दीजिए, कुत्तों को खिलाइए। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट वो आप दान या जो डोनेशन है वो दे सकते हैं आप। और सर कुत्ते के लिए कहते हैं कई लोगों को कि ग्रह के अकॉर्डिंग घर में रखना चाहिए पेट्स को भी, ऐसा भी कुछ होता है तो केतु का ही कारक ना वैसे तो। अब वो फिर उसमें भी ये है कि आपने शनि का है तो काले रंग का रखो, ये केतु का है तो भूरे रंग का रखो, और ऐसा रखो वैसा रखो, वो कर सकते हैं। दैट इज योर एक्सटेंशन ऑफ योर स्वीट विल। देखो ये जो रेमेडीज है ना, कौन से हाउस में है, ऐसा भी कुछ होता है? सुनिए, रेमेडीज में पहली बात तो रेमेडीज जो है हाउस से रिलेटेड नहीं होती हैं। हाउस से ये सिर्फ जाना जाता है कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, ठीक है। ऐसे ही राशियों से भी यही जाना जाता है कि ये प्लेनेट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक। जो रेमेडीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की होती हैं। आप बताइए, कभी ऐसा सुना है आपने कि ये पहले घर की रेमेडी ये है, दूसरे घर की रेमेडी ये है, ऐसा सुना है? नो सर, मैंने तो नहीं सुना। तो लाल किताब में होता है शायद ये ना? नहीं, कहीं नहीं होता। रेमेडीज जो है वो सिर्फ ग्रह की होती है। तो लाल किताब में ऐसे होता है ना कि 6th हाउस में चंद्र है तो ये करो, 7th हाउस में ये है तो वो करो, है तो फिर प्लैनेट ही हो गया बेसिकली वो भी। तो प्लैनेट ही ना। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि ये अगर लगन में है तो ऐसा ये करना है, और 8th हाउस में है तो ये करना है, वो तो रहेगा ना, क्योंकि वो एक योग कारक हो गया, एक मारक हो गया, तो उसके हिसाब से तो फलादेश वो रेमेडी बदलेगी ना। तो लेकिन रेमेडीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की होती हैं, और ग्रहों की रेमेडीज के लिए हमें अब आगे तो एक्सटेंशन है अपने दिमाग का कि आपने उसको फैला के कहाँ तक ले गए आप। कई लोग बहुत फैलाते हैं, बहुत फैलाते हैं उसमें कि जी मैंने इसका ये इस सूर्य के लिए ये जोड़ दिया, चंद्रमा के लिए ये जोड़ दिया, मंगल के लिए ये जोड़ दिया, और इस तरह से ये रेमेडी मैंने सजेस्ट करी।
ठीक है, वो उनका अपना एप्लीकेशन है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये ना हो कि 6 महीने वो बाद आए तो कहे, आप कहने लगो नहीं 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 नहीं, ये आपने अगर दान दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। वो कहेगा कि ये पंडित जी ने पहले तो हमें बताया था कि ये दान दो, और अब कह रहे हैं कि दान नहीं देना, तो ये तो सारा उल्टा हो जाएगा। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यूनिक, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है बदलना नहीं चाहिए। तो आपको धीरे धीरे करके एक चीज को, एक फॉर्मूले को पकड़ के और उसी फॉर्मूले पे रहना है। और फॉर्मूला भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है ना, देखिए बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा, बस यही मेन फॉर्मूला है कि यो आगे हमने क्या लिखा कि मंत्र एंड विजिटिंग टेम्पल मेक द प्लैनेट पॉजिटिव। ये हमारे मंत्र और टेम्पल जो है ये दोनों ही पॉजिटिव करते हैं। इन दिस केस वेयरिंग जेम एनहेंसेस द नेगेटिविटी। जेम से पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और सो इट शुड बी अवॉइडेड। तो मारक प्लैनेट के लिए हमें मतलब जेम वेयरिंग नहीं करनी है। और इफ द योग कारक प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग और मारक प्लैनेट इज वीक, देन नो रेमेडी इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर शुभ ग्रह शक्तिशाली है और अगर अशुभ ग्रह वीक है तो हमें कोई रेमेडी चाहिए नहीं उसके लिए, ना तो योग कारक के लिए चाहिए, ना ऐसे मारक के लिए चाहिए, क्योंकि अशुभ ग्रह वीक हो गया और शुभ ग्रह स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो करनी है तो कर सकते हैं, फिर भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके लिए आवश्यक नहीं है। एक होता है ना कि आपको ये चीज तो करना चाहिए, आपको मस्ट है, यू शुड डू इट। और एक चीज है कि ये आप कर लो तो आपकी इच्छा है, मर्जी है, मतलब दिस इज नॉट, आई डोंट सजेस्ट इट, बट आई डोंट डिनाई इट, आई डोंट रिकमेंड एंड आई डोंट डिनाई। तो ऐसा भी हो सकता है। अब बस यही हमारे दो पेजेस हैं जो कि रेमेडीज को बता रहे हैं। ये तो है, देखिए पहला वाला जो है ना, ये फायरी साइन, ये तो साइन बेस्ड हो गई। ठीक है, ये सारा, ये चार ही तरह के साइन है और उस पे बेस्ड है ये थ्योरी। और हमारे ये जो है, ये ग्रह हैं योग कारक और मारक, ये हाउसेस बेस्ड होते हैं, हाउस के ऊपर बेस्ड होते हैं योग कारक और मारक, और ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो बस हाउस या साइन के अनुसार ग्रह कितना स्ट्रॉन्ग या वीक हुआ, कितना शुभ या अशुभ हुआ, उसके ऊपर हमारी ये थ्योरी बेस्ड है, और इसी के अनुसार हम उसे जो भी उपाय बताना है उसके अनुसार बताते हैं। ठीक है, अब हम जेम्स पर आ जाते हैं। अब हम एक एक करके रेमेडी करते जाएंगे कि पहले हम एक जेम्स पर पहले एनालिसिस कर, क्योंकि जेम्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज। सेकेंडली, ये देखो उसकी तो शोभा बढ़ाता ही है, जो जातक है उसकी तो शोभा बढ़ती ही है, और वो तो अपना डेफिनेटली ही लाइक्स टू वेयर, और उसका काम भी सफल होता है। और लेकिन अपने ज्योतिषी का भी इस काम सफल होता है कि उसे भी तो कुछ दान में मिल जाता है ना, उसे भी तो कुछ मिल जाता है, क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनको जितना दक्षिणा में नहीं मिलता उतना उससे ज़्यादा उन्हें रत्न से मिलता है। तो इसीलिए वो रत्न बताने में और पहनवाने में इच्छुक रहते हैं। दिस इज ए फैक्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। तो दोनों के काम मिल जाते हैं। तो अब ये 9 तो आपके मेन स्टोन है, रूबी, पर्ल, कोरल, एमरल्ड, येलो सफायर, डायमंड। ये आपको मालूम ही होंगे मेरे ख्याल से, मेरे को ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की बात नहीं है। एसोनाइट माने गोमेद, और कैटसाई माने लहसुनिया, ब्लू सफायर माने नीलम, डायमंड, येलो सफायर माने पुखराज, और एमरल्ड पन्ना, कोरल। तो हेसोनाइट का क्या बोला? हाँ, हेसोनाइट क्या है? हेसोनाइट माने गोमेद। गोमेद। कैटसाई लहसुनिया कलर हो जाएगा सर, टर्कोइज तो ब्लू हो जाएगा। हाँ, तो ब्लूइश ही होता है इसका नाम, जो कलर है ना। गोमेद तो रेडिश में होता है ना सर? है, गोमेद तो रेडिश में होता है ना? लेकिन राहु का जो कलर है वो ब्लूइश होता है ना।
सर इनके भी हम मतलब ये आप बताएंगे ना कि हम इनके कैसे डिसाइड करें देने के लिए? हाँ, आप बता। अभी बता, ये तो जस्ट लिस्ट है तो। आप चिंता मत करो, आपको रेमेडी के अंदर कोई स्टेप नहीं बचेगा। 5 दिन बहुत होते हैं रेमेडी के लिए, बहुत होते हैं, और कोई स्टेप नहीं बचेगा। ठीक है सर, मेरे को इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे क्रिस्टल्स भी लोग रखते हैं, तो क्रिस्टल वाली भी इसी के मतलब वो भी रेमेडीज में आता है क्रिस्टल? हाँ बिल्कुल, क्रिस्टल और पत्थर जो दोनों एक ही बात है। जो स्टोन है वो हमारी बॉडी से कनेक्ट अटैच्ड है, और क्रिस्टल जो है वो थोड़ा कमरे में रखे हुए यूं कह लीजिए, है ना, तो वहाँ की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो नॉर्मली क्रिस्टल को हम वास्तु के लिए यूज करते हैं बहुत ज्यादा। सर कई लोग क्रिस्टल पहनते हैं ना हाथ में, गले में। हाँ तो पहन सकते हैं, उन्हें पहन भी सकते हैं। तो सही, जो सनस्टोन मूनस्टोन ये सब क्रिस्टल्स में आते तो हैं। हाँ पेरिडॉट सब क्रिस्टल्स में आते हैं। हाँ, मूनस्टोन के क्रिस्टल्स में भी मान लो आप। क्रिस्टल काफी सस्ते होते हैं जेमस्टोन के मुकाबले में। ये तो तब भी ये जो उपरत्न है ये तो तब भी थोड़े महंगे होते हैं, ये तो बात है। इसीलिए हम उसे जैसे, लेकिन टोपाज है ना, टोपाज का हमारा क्रिस्टल्स फॉर्म में भी आता है एक, वो जैसे क्या कहते हैं, सिट्रीन ले सकते हैं टोपाज की जगह से, येलोइश। हाँ सिट्रीन होता है, सिट्रीन ही कहते हैं टोपाज जो है ना, इसे सिट्रीन ही कहते हैं। इसका दूसरा शब्द नाम टोपाज का सिट्रीन है। मुझे किसी ने सर बोला था कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उस कलर का कपड़ा भी रख सकते हो अपनी उसमें। वो तो फिर उपाय तो फिर हर तरह के ना, उसमें क्या, फिर आप सिंपल। सर येलो सफायर और सिट्रीन में तो पैसों का बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या उतना इफेक्ट करते हैं ये? हाँ वो आगे सुनो, आप आगे सुनो। ठीक, क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है ना सर, क्या करें। अभी आज जेम्स का हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये तो रत्न तो आपको मालूम ही है ना, और ये समझ में आ रहे हैं? इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता दो। कोरल के लिए रेड स्टोन भी हो सकता है, मून स्टोन चंद्रमणि कहते हैं इसे हिंदी में, सन स्टोन को सूर्यमणि कहते हैं इसे, और पेरीडॉट को तो पेरीडॉट ही बोलते हैं, एमराल्ड, और टोपाज सिट्रीन हुई गया, और आयोलाइट क्या है? आयोलाइट नहीं सुना कभी मैंने। नीली कहते हैं हिंदी में, नीली। हाँ टर्कोइज आप समझ ही रहे होंगे, टाइगर आई मतलब। सर जो पीतांबरी होता है वो भी स्टोन होता है? व्याघ्राक्ष, हाँ क्या कहते हैं? पीतांबरी, तुर्मली, हाँ टर्कोइज। पीतांबरी इज फॉर व्हाट सर? पीतांबरी इसके लिए, पीतांबरी टोपाज को बोल देते हैं। पीतांबरी वैसे एक और सिंथेटिक स्टोन होता है, उसको पीतांबरी बोलते हैं। वो सर वो किसके लिए सर, वो इंस्टेड ऑफ मतलब ये ब्लू सफायर के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है वो? नहीं, येलो सफायर के लिए। पीतांबरी मतलब पीला, पीला तो येलो सफायर के लिए यूज होगा ना, ब्लू सफायर के लिए तो नीला होगा, नीली कहते हैं उसे, नीली। इसको पीतांबरी बोलते हैं, उसमें नीली बोलते हैं इसको। ये आयोलाइट भी जो है ना, ये नीली, इसे भी नीली बोलते हैं, इसे काका नीली बोलते हैं। आयोलाइट जो बोलते हैं वो काका नीली, और एक नीली होता है अलग से, वो ब्लू, उसे वो बस नीला समझिए, नीला कांच। नीली माने नीला कांच, पीतांबरी माने पीला पत्थर, पीला कांच। तो पीतांबरी इज द चीपेस्ट। सर राहु का ये मोना जी ने ठीक बोला था कि राहु हेसोनाइट तो लसनिया तो रेड, गोमेद तो रेड हो गया, और टर्कोइज ब्लू हो गया, तो बहुत ही अपोजिट हो गया दोनों चीजें। ब्लू जो है ना वो ये जो है इसका जो उसका रंग है वो नीला ही है। राहु का रंग जो है नीला है, डार्क ब्लू ही कलर है। ये ब्लू, और शनि का जो रंग है वो काला है। सर टर्कोइज फिरोजा है ना? हाँ फिरोजा है। तो ये जो है ना, इसको यही पहनाया जाता है, ठीक है। अभी आप ये जानना चाहेंगे कि ये आपके काम क्यों करते हैं। रत्न तो काम करते हैं स्ट्रांगली, और वो वाले दूसरे उपरत्न हैं या जो हमारे जो और क्रिस्टल्स हैं
वो उतना काम नहीं करते हैं, है ना। तो इसका बेसिकली क्या है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनसे हमारे को कॉस्मिक रेज आ रही हैं, कॉस्मिक, दे आर थ्रोइंग कॉस्मिक रेज इन दिस स्पेस। अब वो हमारी बॉडी भी उनको एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी भी एक्सपोज्ड है उन रेज पर, तो हमारी बॉडी में भी कुछ रेज वो आ जाती हैं। लेकिन हमारी बॉडी तो एक अपनी एक लिमिट है ना कि वो इतनी रेज एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हमारे कोई मान लो शुभ ग्रह है हमारे लिए और उसको हम चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी बॉडी के चारों तरफ कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट रखें जिससे कि वो बॉडी वो एब्जॉर्ब करके हमें दे दें। अपनी जो कॉस्मिक रेज हैं उन शुभ ग्रहों की कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करके वो हमारे बॉडी में प्रवेश करा दें। तो जो रत्न हैं वो इस तरह से इस मशीन का काम करते हैं जिससे कि वो रेज जो हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। अब एब्जॉर्ब होने का एक प्रक्रिया होती है कि रेजोनेंस आपने पढ़ा हो बाय द वे, अगर थोड़ी बहुत तो साइंस पढ़ी होगी। तो रेजोनेंस क्या होता है कि जब कोई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है, तो जो बाहर से वाइब्रेशन आ रही है और ये जो बॉडी है इसकी अगर फ्रीक्वेंसी और जो बाहर से वाइब्रेशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है, तो ये बॉडी भी वाइब्रेट करने लगती है, फुल्ली वाइब्रेट करने लगती है। और फिर वो उसमें एब्जॉर्प्शन, वो सारी जो एनर्जी है उसकी वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एक फिजिकल फेनोमेना है। ये जो रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है और जो मतलब जो रत्न हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा देखा गया, जाना गया है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उनकी जो फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जो ग्रह हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से। लेकिन बाकी जो हमारे जो स्टोन्स होते हैं या पीले पत्थर हैं या हमारे ग्लास है उसी रंग का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे मैच नहीं करती है, वो काफ़ी फर्क होती है। तो जैसे कि आप यूँ समझ लो कि जब ट्रांजिस्टर को हम ऑन करते हैं, रेडियो को ऑन करते हैं, तो जब हमारा स्टेशन मैच कर जाता है ना बिल्कुल टोटल, तो एकदम आवाज़ साफ हो जाती है। लेकिन जब तक मैच नहीं करता है, जब तक आवाज़ बड़ी गड़गड़ाहट रहती है, ख़राब रहती है। तो ऐसे ही है कि जब हमारा वो अगर वो मैच नहीं कर रही है फ्रीक्वेंसी, तो बहुत गड़गड़ाहट सी है और उसमें पूरी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब हो पाती, उसकी पार्शियल एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब वो सेम मैच कर जाती है तो 100% एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ग्रह जो रत्न हैं वो हमारे को बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन देते हैं, हमारे जो ग्रह हैं बाकी उनका, और जो बाकी जो उपरत्न हैं वो थोड़ा देते हैं, और जो समझ लीजिए जो हमारे और क्रिस्टल्स हैं वो और थोड़ा देते हैं, और जो कांच है वो बिल्कुल थोड़ा देता है, और जो रंग है सिर्फ रंग की वजह से भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वो और उससे कम होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि वो बहुत कम होता है, और ये इसीलिए रत्न की इम्पोर्टेंस है। रत्न जो है अच्छे से वो उनको एब्जॉर्ब करके वो हमारी बॉडी में पास ऑन कर देते हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ जेम्स। ठीक है जी। अब जेम किसके लिए पहनना चाहिए, कौन से ग्रह के लिए पहनना चाहिए? जेम इज सजेस्टेड टू मेक ए प्लैनेट स्ट्रॉन्ग। मतलब ये हमारे का क्या है कि वो उस जो ग्रह की रेस को हमारे को एब्जॉर्ब करके दे रहा है। अब अच्छी रेस हैं या खराब हैं वो तो तुम जानो, तुम्हारे लिए वो शुभ हैं तो उनको आप मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लो, और अगर आपके लिए अशुभ हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट कर दो, उनको मत एब्जॉर्ब करो। तो इट इज़ सजेस्टेड फॉर अ प्लैनेट हु इज़ ऑपरेटिंग इन दशा और इज़ इफेक्टिव एट दैट टाइम। तो इसीलिए जिस दशा में चल रहा हो या जिस ग्रह का हमें पहनना है, जो हमारे लिए शुभ है उस ग्रह का हमने रत्न पहना, और वो हमारे को वो रेज हमें एब्जॉर्ब होके मिल जाती है उसके द्वारा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्लैनेट इज़ बेनिफिक एंड नॉट मैलेफिक, क्योंकि अशुभ होगा ग्रह
तो अशुभ रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इसीलिए हम सिर्फ बेनिफिक ग्रह का ही रत्न धारण करते हैं। 8th लॉर्ड इफ इट इज नॉट असेंडेंट लॉर्ड देन इट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। 8th लॉर्ड का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। और इफ द योग कारक प्लैनेट इज वीक देन जेम फॉर द स्टोन मस्ट बी वर्न। अगर योग कारक प्लैनेट शुभ ग्रह अगर वो वीक है, पावरफुल नहीं है, तो हमें उसको अवश्य धारण करना चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस थ्योरी एट ऑल। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसमें कहीं बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। एक ही थ्योरी है, एक ही स्टेप है, एक ही मतलब स्टेटमेंट है। और इसको आप सर जो दशा के प्लैनेट्स होते हैं, दशा में हम कह रहे हैं जैसे लिखा हुआ है सजेस्टेड फॉर द प्लैनेट हु इज ऑपरेटिंग इन दशा और इज इफेक्टिव एट दैट टाइम, सो वो फिर वो टाइम ड्यूरेशन वाला हो जाएगा ना। लेकिन तब भी वो तो रहेगा ही ना, शुभ तो रहना ही चाहिए ना वो दशा में भी। चाहे इसका मतलब ये नहीं है कि दशा जो है, जो नेगेटिव दशा है उसमें भी पहन लो। शुभ तो होना ही चाहिए वो हमारे लिए, योग कारक तो होना ही चाहिए। और उसकी दशा भी चल रही होगी तो वो ऑपरेटिव भी है, तो उस समय वो ज्यादा फल दे देगा। तो सर इसमें वी विल नॉट सी ट्रांजिट और एनीथिंग, इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू दशास, राइट? हाँ, जो रत्न है या तो दशा के अनुसार है, या वैसे तो दशा भी बहुत थोड़ा इम्पैक्ट करती है। मेन तो हमारी जन्म पत्री जो है, नेटल हॉरोस्कोप, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दशा जो है उसमें इट एड्स से ±10% टू इट। हाँ, तो अगर दशा नहीं चल रही है तो 10% कम रिजल्ट आएगा, दशा चल रही है तो 10% ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। यही है, इतना इम्पैक्ट है। तो लेकिन दशा डिसाइड नहीं करेगी कि ये हमें अब रत्न पहनना है या ये नहीं पहनना है। रत्न जो है दशा में से कि ये पहनोगे तो ज़्यादा असर आएगा, ठीक है। तो दशा का अगर वो दशा का जो जिसकी दशा चल रही है वो ग्रह अगर हमारे लिए शुभ भी है तो उस दशा में पहनना और अच्छा बेनिफिट होगा, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दशा में हम नेगेटिव, अगर नेगेटिव दशा चल रही है तो उसका हम रत्न पहन लें, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और या ये मतलब भी नहीं है कि अगर दशा हमारी उस ग्रह की नहीं चल रही जो हमारा शुभ ग्रह है तो हमें कोई रत्न नहीं पहन सकते, फिर भी हम पहन सकते हैं चाहे दशा चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि दशा तो देखो अंतरदशा में नहीं तो फिर प्रत्यंतर में, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं तो चलती रहती है। तो इसलिए irrespective of the dasha we have to wear। मैं ना अभी आपको ये करवा रहा हूँ अपने पीपीटी के अनुसार, ये सारे पॉइंट्स तो हम जिससे कि कवर हो जाएं एक बार। और इसके अलावा फिर दोबारा इसमें जो भी पॉइंट और रह जाएंगे उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो डोंट वरी, वैसे कुछ रह नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा जितना भी कोई रह जाएगा पॉइंट वी विल बी एबल टू कवर इट फॉर, मतलब जेम थ्योरी को सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसको हम देख लेंगे कि हर तरह से हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि हम सजेशन जो है हमारा बिल्कुल एक यूनिकनेस पर आ जाए, हम बता सकें कि इसको ये रत्न पहनना है, ये नहीं पहनना है। ये नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से अगले हफ्ते होगी ना, इसी दिन थर्सडे को ही। यस सर। हाँ जी सर। चेंज होएगा, आई डोंट नो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जेम थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, एक दिन में होना भी नहीं था तो, लेकिन जेम थ्योरी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी और आपको उसमें आपको बताना आ जाएगा, जेम्स का बताना आ जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन, और अगर आपको बाय द वे आप कहाँ सब रहते हैं, आप दिल्ली में हैं अगर, तो आप अगर एक बार अगर आप हमारे शोरूम पर आएंगे तो मैं आपको सारे रत्न दिखा सकता हूँ,
सारे रत्न भी, सारे बहुत सारे हमारे वो भी हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स भी हैं, उपरत्न भी हैं, और क्वालिटीज भी हैं डिफरेंट टाइप की आपको। सर एक स्टोन है एलेक्जेंड्राइड, वो उसकी बहुत कम जगह देखा है मैंने, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो ये उपरत्न है ना, उपरत्न सारे इस्तेमाल नहीं होते हैं ज्यादा, कोई ये खास किसका उपरत्न है सर, एलेक्जेंड्राइड? नीले का है, नीले का। नीले का? हाँ, लेकिन ये तो काफी कॉस्टली आता है। जेनराइट की मेरे को एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं मालूम है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, फिर भी नीलम जितनी कॉस्ट थोड़ी है, उससे तो सर सस्ता, इसके काफी सस्ता है। बहुत ज्यादा रेट्स लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, सस्ता भी है इसका, महंगा वर्जन भी है। महंगा तो हर एक का आता है। सर आप अगर कोई ऐसा टाइम सब लोग प्लान कर रहे होंगे, मैं गुड़गांव में रहती हूँ सर, मैं आ जाऊंगी इफ अदर पीपल आर कमिंग। हाँ, तो आप सब लोग जो है ना, आप कहाँ कहाँ रहते हैं? शोभा जी कहाँ रहती हैं आप? मैं तो बॉम्बे में हूँ। अच्छा, और पूजा जी आप? सर मैं नोएडा में हूँ। आप आ ही सकती हैं। और नीलिमा जी आप? तो दिल्ली में ही हूँ मैं तो, सिविल लाइंस। पूजा जी, नीलिमा जी आप आ ही सकते हैं। और प्रकाश जी आप कहाँ रहते हैं? मैं कोलकाता रहता हूँ सर। अच्छा, तो प्रकाश जी और शोभा जी बहुत दूर से हैं, बाकी 3 लोग तो हो ही सकते, तो 3। सर वीडियो वीडियो में ही दिखा दो ना, कई बार कोई अच्छे अच्छे स्टोन्स ऐसे क्वालिटी वाइज हमें डिफरेंस पता चल जाए। तो ऐसा कर लेंगे ना, ये आप 3 लोग बनाइए और उस दिन वीडियो भी कर लेंगे साथ में। हाँ सर, वो बढ़िया रहेगा। हाँ, वो फिर इनको भेज देंगे, एक लड़के को लगा देंगे, वो हमारी वीडियो लेता रहेगा, हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये पूरा कर लीजिए, पहले अगले थर्सडे का लेक्चर पूरा कर लीजिए, ठीक है? या ऐसा भी कर सकते हैं, और एक लेक्चर होने दीजिए, 1-2 लेक्चर, उसके बाद आप आइए, मतलब कि बिफोर द लास्ट वन, उससे क्योंकि सर पहले। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे यंत्र भी हैं, सो सर वो मतलब इकट्ठा हो जाएगा सारा कुछ फिर। हाँ, फिर सारा ही हो जाएगा। तो आप 3 लेक्चर या 4 लेक्चर के बाद आप आइए, और फिर हम सारा रिव्यू कर लेंगे वहाँ पर, और उसकी वीडियो लेके इनको भी भेज देंगे, ठीक है? तो अच्छा सर, एक सवाल पूछना था, लग्ना लॉर्ड का जो रत्ना होता है वो कब पहन सकते हैं और कब नहीं पहन आ सकते? रहा है, आ रहा है, अभी कल तक आप, एक नेक्स्ट लेक्चर तक आप शांति रखिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा, आप खुद डिसाइड करेंगे। जी जी सर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक की शांति रखिए, दैट्स ऑल। तो एक तो जेम की आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी, क्वालिटी में क्या बात है कि क्वालिटी क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्वालिटी अच्छी होगी तभी तो वो रेज एब्जॉर्ब कर पाएगा ना। अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आधी तो डिस्पर्स हो जाएंगी, अगर मान लो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है या कलर प्रॉपर नहीं है, तो वो जो एब्जॉर्ब करने की जो उसकी पावर है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, इसीलिए उसकी कलर, उसका प्रॉपर कलर भी होना चाहिए, और उसकी कोन भी, कट भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो एब्जॉर्ब करके नीचे डायरेक्ट कर सके एक जगह पर, और मतलब क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, तो तभी वो काम करेगा प्रॉपरली, फुल्ली। तो ये हमारे इम्प्योरिटीज मतलब जितनी कम होंगी उतना अच्छा काम करेगा। तो दिस, और क्वालिटी को यू कैन सी इट बाय आई, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ग्लास, आई ग्लास लगा के ही देखना है, आप बिना आई ग्लास लगाए आंखों से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जब सामने रखे होते हैं ना 2 तरह के पीस, कि ये तो फिर ए और बी एकदम दिखाई देता है कि ये कम चमक रहा है, ये ज़्यादा चमक रहा है, तो ये ऐसे है, ऐसा है, तो आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन सर जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं, हर जना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो कम ट्रांसपेरेंट या कम क्वालिटी के होते हैं वो भी उतना ही अफेक्ट करते हैं जितना कि इतना वो उतना वाले कैसे हो करते हैं। जाएगा? उतना तो नहीं हो पाएगा, उतना तो नहीं होगा, लेकिन ये ना कि हाँ 100 नंबर नहीं आए तो 90 नंबर आ गए, 80 आ गए, ठीक है ना? हर एक आदमी के 100 थोड़ी आते हैं, हर बच्चे के थोड़े से कम नंबर आ गए, काम तो चल गया। अब हाउ टू
डोंट चेक बेनिफिट प्रॉपर्टी ऑफ जैम। मतलब कई बार जैसे नीलम में बड़ा लोगों को भ्रम होता है ना कि हमें इसे पहने नहीं पहने, ये उल्टा तो नहीं काम कर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो many times an impurity or crack in stone creates the problem, जो है जिससे कि इसकी जो ये पॉजिटिव काम करने की बजाय नेगेटिव काम करने लगता है। तो इसीलिए हमें रत्न को जो है एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। अब टेस्ट करने के लिए क्या तरीका है कि हमारे को ये शुभ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए टू टेस्ट द जैम वियर, इसको वियर होना चाहिए, वेयर गलत कर दिया है, मतलब इसको पहने, ये जो अपना बाजू है, बाजू बंद में उसे पहन लें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मतलब कि शुभ है, और अच्छा नहीं लग रहा है तो अशुभ है। और खाली उतना ही नहीं, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे नीलम के लिए खास तौर से जो लोगों को डर रहता है, तो इसीलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको पहले तो आप तकिए के नीचे रखिए। तकिए के नीचे रखने से अगर आपको सपने जो हैं, खराब सपने नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपको शुभ है। फिर उसको आप जेब में रख के रखिए। जेब में रख के अगर आपको जो काम चल रहे हैं, हो रहे हैं, वो काम नॉर्मल हो रहे हैं या अच्छे हो रहे हैं तो बढ़िया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर उसे हटा सकते हैं। तीसरा, उसके बाद आपको कोई देता थोड़ी है स्टोन करने के लिए, सर टेस्टिंग के लिए कोई स्टोन थोड़ी देता है हमें। नहीं, एडवांस दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। या कोई एडवांस रखवा दो, पैसे रखवा दो और ले जाओ। फिर उसके बाद अगर एक हफ्ते के बाद आप वापिस कर दो, नहीं तो ऐसा तो सर आपने एक बोला अंडर द पिलो और एक आपने बोला पॉकेट। हाँ, अंडर द पिलो तो पहला स्टेज है अंडर द पिलो, फिर दूसरी स्टेज है पॉकेट में, तीसरी स्टेज है कि बॉडी के साथ यहाँ पे बाजू में बांध लिया, तीसरी स्टेज। और चौथी स्टेज है कि आपने फिर उसको फिर तो बनवा के पहन ही लिया, फिर तो यही है चौथी स्टेज। तो तीसरी स्टेज में मतलब क्योंकि वो टच होने लगा ना बॉडी से, आपके बॉडी से टच होने के बाद भी अगर वो आपको ठीक से काम कर रहा है तो बिल्कुल बढ़िया है। और उसको बांधने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि एक आपने नीलम है, नीले कपड़े में बांध लिया, येलो सफायर है तो उसे येलो कपड़े में बांध के आपने कर लिया, रूबी है तो आपने लाल कपड़े में बांध के उसे बांध लिया यहाँ पर। दूसरा ये है कि उसमें एक बना देते हैं, सुराख बना देते हैं, जैसे ये बटन के लिए सुराख होता है ना, इस तरह से बना दिया तो उसमें से ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी जा रहा है उसका, और नीचे भी सुराख बना दिया, तो दोनों तरफ बीच में उसको सिल दिया जिससे कि गिरे नहीं, खोए नहीं। और उसके बाद जो है इसको टेस्ट कर दिया कि आप ये जो आपको आदमी को खुद को जो महसूस हो रहा है वही इम्पोर्टेंट है। उसकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव है। वेट के बारे में कितना वेट पहनना चाहिए, हर एक स्टोन का ना एक्चुअली तो वेट अलग होता है, क्योंकि कुछ काफ़ी डेंस होते हैं स्टोन्स, काफ़ी उनका हैवी होते हैं स्टोन्स, और कुछ लाइट होते हैं। जैसे कि पन्ना है, पन्ना बहुत लाइट होता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और पुखराज नीलम की काफ़ी ज़्यादा होती है, और रूबी की उससे भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही मोती बहुत हैवी होता है, और मून स्टोन भी हैवी होता है, रूबी तो बहुत ही हैवी होता है। तो उसको रूबी को हम 4 कैरेट का रूबी लेंगे, मान लो 4 या 5 कैरेट का, तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, और उसको हमें कम से कम 7-8 कैरेट का लेना चाहिए। और जो पुखराज है वो हम 6 कैरेट का ले सकते हैं फॉर ए स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ से 60-70 kg, 70 kg पे, तो 6 कैरेट 7 कैरेट काफ़ी है। और गोमेद है वो उतना हैवी नहीं होता, तो वो हम 6-7 कैरेट का ले सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट के हिसाब से भी देखना पड़ता है।
अब डायमंड तो आप 4 कैरेट का नहीं बोल सकते ना, 4 कैरेट 6 कैरेट का डायमंड बोल दिया तो आदमी तो लुट जाएगा उसमें खरीदने में। तो डायमंड जो है हम 1 कैरेट के ही बोलते हैं, एक 1 कैरेट इज एनफ, चाहे वो हैवी है, उतना हैवी नहीं भी होता डायमंड, डायमंड इज नॉट वेरी हैवी, तो 1 कैरेट का डायमंड भी काफ़ी होता है, बड़ा होता है काफ़ी। और सर डायमंड में भी तो ऑप्शंस होते हैं ना, एक तो होता है सॉलिटेयर और एक होता है जो छोटा छोटा स्टोन होता है, वो सॉलिटेयर में होता है, उतना कॉस्टली भी नहीं होता। तो क्या उसको भी 1 ही कैरेट तक ही लेकर आना है या ये 1 कैरेट सॉलिटेयर के लिए है? 1 कैरेट प्लस आ जाए टोटल, 1 छोटे कैरेट छोटे प्लस। हो चाहे। यहाँ डायमंड में लिखा ना कि डायमंड इज एन एक्सक्लूजन, इट शुड बी ऑफ 1 कैरेट इन सिंगल और मल्टीपल पीसेस। सिंगल पीस में मतलब सॉलिटेयर हो गया, मल्टीपल पीसेस में पीसेस हो गए, तो कैसे भी हो चलेगा। और बाकी जो है कुछ स्टोन्स 3 to 5 कैरेट और 5 to 8 कैरेट, मतलब जेंट्स के लिए 5 to 8 कैरेट और लेडीज के लिए 3 to 5 कैरेट, बिकॉज द वेट ऑफ a man is always higher than the weight of a female। तो वेट के हिसाब से मान लीजिए, या यूं कह लीजिए 10 for every 10 kg 1 कैरेट। लेकिन ये इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं बैठती है, 10 की बजाय 12 किलो मान लीजिए, 12 किलो 13 किलो पर 1 कैरेट। तो क्योंकि 80 किलो 90 किलो वजन है किसी का, तो 7 कैरेट 8 कैरेट ही ज़्यादा। शुड द जेम टच द बॉडी, मतलब जेम्स शुड टच द बॉडी जैसा बताया, और एक्सेप्ट द डायमंड, डायमंड की जो है, डायमंड जो है इट इज सपोज टू वर्क ऑन रिफ्लेक्शन, और बाकी जो काम करते हैं वो रिफ्रैक्शन पे करते हैं। रिफ्लेक्शन पे मतलब दे पास द रेज टू द बॉडी, तो उसमें क्लियर होना चाहिए और उसमें वो टच करना चाहिए तभी पास कर पाएंगे। और अगर जो डायमंड है वो रिफ्लेक्शन से काम करता है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करके फिर वो वहीं की वहीं रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी फिर एक्सेप्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए डायमंड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में भी काम करता है और वो बिना टच करे भी काम करता है। फिर कौन से मेटल में पहनना चाहिए? तो पहली बात तो गोल्ड इज द बेस्ट, हर एक जेम के लिए, हर स्टोन के लिए गोल्ड इज द बेस्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस इज गोल्ड। फिर कुछ लोगों को जो है ना वाइट चाहिए होता है बिकॉज दे डोंट लाइक येलो, तो प्लेटिनम इज ए गुड चॉइस फॉर in place of gold you use platinum। और platinum जो है white है and it is almost now it is almost at the same price as gold। पहले तो बहुत महंगा होता था platinum, अभी तो platinum बल्कि cheaper than gold I think। तो platinum में बना सकते हैं diamond को, और because जैसे बनाने के लिए भी ऐसा है ना कि डायमंड को बनाने को हम चांदी में भी बना सकते हैं, लेकिन चांदी चंद्रमा और शुक्र का, चांदी जो है चंद्रमा के लिए है और ये वीनस के लिए है, डायमंड दोनों का मेल नहीं है, इसलिए चांदी में नहीं बनाते। दूसरी बात एक और है कि वो चांदी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होगी तो उसमें से निकल जाएगा, स्टोन ही निकल जाएगा, डायमंड निकल गया तो लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको नहीं बनाते। प्लैटिनम इज हार्ड, सो इसलिए उसमें बनाएंगे तो उसमें से निकलेगा नहीं। और ब्लू सफायर और गुमेद के लिए हमें पंच धातु में बनाना चाहिए। पंच धातु मिक्स विद गोल्ड, मतलब 18 कैरेट या 14 कैरेट गोल्ड ले लिया, उसमें बाकी और मेटल्स मिक्स कर दिए और उसमें बना दिए। जैसे और मेटल्स में क्या है कि एक तो जैसे लोहा मिक्स कर दिया हमने, चांदी मिक्स कर दी, कॉपर मिक्स कर दिया, जिंक मिक्स कर दिया, ये मेटल्स मिक्स करके पंच धातु बन जाता है और उसमें बनवाते हैं। और सिल्वर इज गुड फॉर पर्ल्स, पर्ल्स के लिए सिल्वर में ही बनवाते हैं नॉर्मली,
सोने में भी बनवाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सोने में नहीं बना सकते। तो व्हाइट गोल्ड भी तो कर सकते हैं ना, उसको व्हाइट पॉलिश करा के गोल्ड को। हाँ, व्हाइट पॉलिश या वो भी होता है, और दूसरा एक व्हाइट गोल्ड अलग चीज होती है। व्हाइट गोल्ड में क्या होता है कि वी मिक्स कंपाउंड, एक केमिकल उसमें डालते हैं, उससे फिर वो उसकी येलोनेस खत्म हो जाती है, व्हाइट बन जाता है। बट इट इज 24 कैरेट व्हाइट गोल्ड। गोल्ड इज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड भी गोल्ड होता है। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि सर जिस कलर में पहना हो, मतलब बैंड का जैसे जो कलर है, डज दैट आल्सो मैटर, या मेटल एज मेटल मैटर्स? सर हाउ डू वी? Metal, it matters. It does not matter whether it is how you have painted it. तो हम उसको पॉलिश भी करवा सकते हैं, पॉलिश करवा के भी वाइट बनवा के उसे पहनते हैं। रोडियम पॉलिश कहते हैं ना, रोडियम पॉलिश करा लेते हैं। रोडियम पॉलिश डजंट गो अवे वेरी इजीली। तो लेकिन वाइट गोल्ड जो होता है वो तो उसमें केमिकल डालते हैं। मैं बता दूं आपको, कईयों को नहीं मालूम होगा वाइट गोल्ड में और रोडियम पॉलिश में फ़र्क, क्योंकि एक केमिकल होता है, केमिकल डालते हैं गोल्ड के अंदर, तो वो केमिकल तो जल जाता है लेकिन उसका कलर वाइट कर देता है गोल्ड का। फिर एक और केमिकल आता है जो कि हम वाइट गोल्ड में डालते हैं। वाइट गोल्ड में डालते हैं तो फिर वो जो उसमें जो कलर वाइटनेस है वो खत्म हो जाती है और वो फिर येलो हो जाता है दोबारा से। सो ऑल द गोल्ड इज बिकम्स येलो कंप्लीटली। तो एक केमिकल डालने का फ़र्क है, सिर्फ केमिकल डाल के उसे हीट कर देते हैं तो उससे वो वाइट या येलो हो जाता है, और वो कंप्लीट वाइट होता है फ्रॉम इनसाइड, और टेस्टिंग में वो गोल्ड ही आएगा। और कोरल के लिए हम नॉर्मली वी मिक्स कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर, और या सिल्वर मिक्स करके हम नॉर्मली इसके लिए चांदी की बजाय सिल्वर मिक्स्ड गोल्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड 24 कैरेट में तो कोई बनती नहीं है चीज़ें। 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, और तो हम नॉर्मली इट इज़ मेड इन 22 कैरेट गोल्ड। एंड 22 कैरेट गोल्ड में जो मिक्स होता है वो चांदी या कॉपर मिक्स होता है, या दोनों मिक्स करते हैं। हाँ, तो 22 कैरेट गोल्ड में रूबी, एमरल्ड, येलो सफायर, कैट्साई, ये सारे इसमें बनाते हैं। लेकिन पर्ल जो है वो चांदी में हो गया, ये 4 चीज़ें इसमें हो गई, और 2 चीज़ें ये ब्लू सफायर और गोमेद, ये दोनों हो गए पंचधातु में, और डायमंड हो गया प्लेटिनम में। इस तरह से ये सारे मेटल, सारी चीज़ों को हम सेट करते हैं। अब फिंगर में कौन सी में पहनना चाहिए? आई थिंक इट्स लॉन्ग स्टोरी, भी काफ़ी है, काफ़ी स्लाइड्स हैं अभी। इसको हम ना सर बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से अब हम इसको यहाँ से विच फिंगर में कब से किस में पहनना चाहिए, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, अगले थर्सडे को। और उस दिन फिर हम एग्जाम्पल्स लेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे, और फिर हम आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे उसमें जजमेंट ये लिया हुआ है और दशा के अनुसार कैसे होता है। तो मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाऊंगा। हो सकता है एक क्लास और लेनी पड़े इसमें, इसके लिए हमें जेम्स के लिए 2 की बजाय 3 क्लास लग जाए या 2.5 क्लास लग जाए। ठीक है सर, आप इसकी पीपीटीज भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भिजवा दूंगा आपको। ठीक, थैंक यू सर। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास और दी stones. Okay, thank you. थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। Okay, so thank you so much.